हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। आज हम लोग JIB पेपर 1 के यूनिट 25 यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए NBFCs क्या है। NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज जो होती हैं वो बेसिकली क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं रिमोट लोकेशंस में उन इंडिविजुअल्स या उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए जिनको बैंक सर्विस नहीं कर पा रहा है फॉर व्हाट्सोएवर रीज़न। ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है उनको लोन्स जो हैं वो NBFCs प्रोवाइड करती हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं ये जो सोसाइटी के जो वीकर सेक्शंस हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हैं उनको लोन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि सोसाइटी में इक्विलिब्रियम क्रिएट हो सके। NBFCs जो हैं वो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं, इसलिए वो लोग चेक्स इशू नहीं कर सकते हैं अपने नाम पर, ठीक है। साथ ही साथ वो लोग RBI से बोरो भी नहीं कर सकते हैं। जो सेक्शन 45IA है RBI एक्ट का, वो NBFCs कंपनीज जो हैं उनके लिए लाइसेंस देता है बेसिकली, किससे कि वो अपना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है वो अपना काम कर सकें। उसके लिए NBFCs को एक सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन RBI से लेना पड़ेगा और साथ ही साथ NBFCs को अपना मिनिमम नेट वर्थ फर्स्ट जो है वो 2 करोड़ रुपए चाहिए। ये शर्त है। ये सेक्शन याद रखिए, सेक्शन 45IA सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही सेक्शन है। जो टोटल नंबर ऑफ NBFCs हैं वो 7,000 थी 1981 में, जो करीब 30,000 हो गई 1992 तक। मतलब 11 साल के अंदर अंदर करीब करीब 23,000 NBFCs बढ़ गई, जिससे कि RBI को ये लगा कि अब इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की आवश्यकता है। तो RBI ने 1992 में एक कमेटी गठित करी जो मिस्टर AC शाह के अंतर्गत थी, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के फॉर्मर चेयरमैन थे। और उनसे सजेशंस मांगे गए कि कैसे इस इंडस्ट्री को बेहतर तरीके से रेगुलराइज किया जा सकता है। AC शाह कमेटी याद रखिएगा 1992 NBFC से रिलेटेड है, रेगुलेशन से रिलेटेड है। जो NBFCs के रेगुलेटर्स होते हैं वो देखिए अलग अलग तरह से होते हैं। अलग अलग तरह से मतलब ये होता है कि जैसा जिस NBFC का काम है उस हिसाब से उनके रेगुलेटर होंगे। तो RBI को पावर दी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत कि वो NBFCs को रेगुलेट कर सकता है। लेकिन अलग अलग से मेरा मतलब ये है, जैसे वेंचर कैपिटल फंड या मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज या स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज जो भी सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं तो उनको सेबी रेगुलेट कर लेगा। जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं NBFCs में उनको ADI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट करेगा। जो निधि कंपनीज हैं NBFCs के अंतर्गत उनको रेगुलेट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत है। जो चिट कंपनीज हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट कर लेगी, ठीक है। जो स्टॉक एक्सचेंज या म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज हैं NBFCs की उनको सेबी रेगुलेट करेगी। ये नीचे पूरा फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि जैसे जो NBFCs RBI के साथ रेगुलेट हैं उनको रजिस्टर है उनको RBI। जो NBFCs आपकी सेबी या एडा के साथ हैं तो उनको वो लोग रेगुलेट करेंगे। ये दिया, अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। NBFCs को क्लासीफाई 3 तरह से किया गया है। एक है लाइबिलिटी बेस्ड, एक है एक्टिविटी बेस्ड और फिर है साइज बेस्ड। साइज बेस्ड अभी बहुत रिसेंट आया है, जिसमें हम लोग बेस लेयर टॉप लेयर पढ़ते हैं ना, वो साइज बेस्ड वाला है। तो लाइबिलिटी बेस्ड का मतलब है कि वो NBFCs जो कि लाइबिलिटीज बेसिकली इनको 2 तरह से किया गया। एक कैटेगरी A जिसमें वो कंपनीज डाली गई जिनके पास पब्लिक डिपॉजिट है, इनको NBFCs D यानी डिपॉजिट भी बोलते हैं। दूसरा इसमें है कैटेगरी B जिनमें पब्लिक डिपॉजिट नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं NBFCs NDI नॉन डिपॉजिट। और इसमें जो है जो NBFCs डिपॉजिट्स हैं, मतलब जिसमें पब्लिक का डिपॉजिट ले रखा है, उसमें कैपिटल एडिकेसी, लिक्विड एसेट मेंटेनेंस, एक्सपोजर नॉर्म्स, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। जिसमें पब्लिक डिपॉजिट यानी NBFCs D में, ND यानी नॉन डिपॉजिट में ये चीज़ें फॉलो करने की कंपलसरी नहीं है। एक्टिविटी बेस्ड में क्या होता है, अगर एसेट फाइनेंस का काम कर रहे हैं तो एसेट फाइनेंस कंपनी बोलेंगे उसको, अगर लोन का काम कर रहे हैं तो लोन कंपनीज बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग काम देख रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट कंपनीज बोलेंगे। इस तरह से कई कई चीज़ें उसमें बताई गई हैं जो आप चाहे देख सकते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड में क्या क्या आता है। और तीसरा आता है आपका साइज बेस्ड। जो साइज बेस्ड क्लासिफिकेशन है NBFCs का, उसमें कहा गया है कि जिसका भी 500 करोड़ या उससे ऊपर का नॉन डिपॉजिट में NBFCs में होगा उनको बोलेंगे सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs। ये सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट आपको पता होगा, जैसे कि बैंक्स में होता है ना, SIDB बोलते हैं कि सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक बैंक, जिसमें ICICI और SBI आता था।
उसी तरह से एनबीएफसीज भी होते हैं। अगर किसी एनबीएफसीज का टोटल जो एसेट्स हैं वो 500 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको एनबीएफसी में सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट मतलब SIND एनबीएफसी माना जाएगा। इसके साथ ही इसमें जो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस हैं जैसे कैपिटल एडिकेसी रिक्वायरमेंट, एक्सपोजर नॉर्म, ये सब भी इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। भाई 500 करोड़ की अगर एनबीएफसी है तो वो एक तरह से आपके इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट हो गई ना। अगर वो अचानक फेल हो जाएगी तो फिर अच्छा खासा रकस क्रिएट हो जाएगा। इसलिए इनको सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट एनबीएफसीज के नाम से जाना जाता है। जो एनबीएफसीज हैं उन पर रेगुलेटरी ओवरसाइट आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई ने एनबीएफसीज के लिए कंपलसरी कर रखा है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेंगे आरबीआई से, और उनका जो मिनिमम नेट ओन फंड है वो टाइम टू टाइम वैसे बदलता है, वैसे 2 करोड़ रखा गया था, ठीक है। उनसे ये भी कहा गया कि वो अपने असेट्स में अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ रखेंगे परसेंटेज, जैसे कि बैंक्स के लिए होता है ना CRR, ऐसे उसी तरह से आप समझिए इसको। ये भी कहा गया है कि जो इनका जो फंड है उसमें एक रिजर्व फंड ये बना कर रखेंगे जो कि 20% प्रॉफिट से कम नहीं होना चाहिए पर ईयर का। ये कुछ डेटा दिया गया कितने इशू किए गए, कितने कैंसिल किए गए, आप चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रिलेवेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड जैसे हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा था कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए फेयर प्रैक्टिस कोड है, ठीक उसी तरह एनबीएफसीज के लिए भी फेयर प्रैक्टिस कोड होते हैं जो कि प्रेस्क्राइब किए गए 2006-2006 में, जिससे कि एनबीएफसीज में ट्रांसपेरेंसी आ सके, उसका जो लोन की जो प्राइसिंग है वो बेहतर हो सके और सही हो सके, और साथ ही साथ जो बोरोवर्स हैं उनके लिए एनबीएफसी एथिकल यानी नैतिक रूप से व्यवहार करें। ये ना हो कि किसी, क्योंकि वो लोग पुअर लोग हैं तो ज़्यादातर वो कम पढ़े लिखे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको नॉलेज नहीं है या आपने इंग्लिश में डॉक्यूमेंट बना के दे दिए, तो ये सब मना होता है कि आप उसमें एथिकल बिहेवियर रखें और उनको सारी चीज़ें बताएं जिससे कि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया था 2007 में, जिससे कि एनबीएफसीज में प्रोफेशनलिज्म आ सके। टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज हम पहले देख चुके हैं कि डिपॉजिट टेकिंग होते हैं, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, और उसमें कुछ चीज़ें और देख सकते हैं। जो एनबीएफसीज हैं उनको अलाउ किया गया है कि पब्लिक डिपॉजिट तो ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो पीरियड होगा वो 12 महीने होगा और मैक्सिमम होगा 60 महीने, यानी 1 साल से 5 साल तक का पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी समझ लीजिए कि ये सिर्फ टर्म डिपॉजिट ले सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट इनको अलाउ नहीं है लेना। डिमांड डिपॉजिट सिर्फ बैंक्स करते हैं। एनबीएफसीज किसी प्रकार का गिफ्ट या इंसेंटिव इंडिविजुअल्स को नहीं देंगे, मतलब डिपॉजिटर्स होता है ना, डिपॉजिटर से पैसा लेने के लिए जिससे कि वो हमारे वहाँ डिपॉजिट करें, तो उसे आप किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं देंगे। जो डिपॉजिट है वो एनबीएफसीज का वो इंश्योर नहीं होता है। इंश्योर मतलब कि जैसे DICTC होता है ना, उस तरह से एनबीएफसीज में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो डिपॉजिटर्स का रिपेमेंट एनबीएफसीज का वो आरबीआई के द्वारा गारंटीड भी नहीं होता है। माइक्रो फाइनेंस लोन की डेफिनेशन हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ये कोलेटरल फ्री लोन होता है जो 3 लाख तक की जिनकी भी हाउस होल्ड इनकम है उस एक फैमिली को दिया जाता है। फैमिली का मतलब होता है हस्बैंड, वाइफ एंड अनमैरिड चिल्ड्रन, चाहे फिजिकल मीडियम से दिया जाए या डिजिटल मीडियम से, किसी भी तरीके से दिया जाए, तो लेकिन इसको मांगेंगे माइक्रो फाइनेंस लोन ही अगर 3 लाख से कम इनकम को दिया गया है तो। जो एनबीएफसीज हैं उनको कितना कैपिटल एडिकेसी रेशियो रखना है, उनका जो कैपिटल एडिकेसी रेशियो है वो Tier 1 और Tier 2 को मिलाकर 15% से कम नहीं होना चाहिए। किसका? RWA यानी रिस्क वेटेड एसेट्स का। और जो किसी भी, और ये जो आपका बताया गया Tier 1 कैपिटल, Tier 2 कैपिटल जो है वो किसी भी पॉइंट पर Tier 1 कैपिटल के 100% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये भी इन्होंने चीज़ एक और बताई है इसमें। जो बैंक हैं वो एनबीएफसीज को फाइनेंस कर सकते हैं या नहीं, जो सेक्शन 45IA है आरबीआई एक्ट का 1934 का, उसमें सभी एनबीएफसीज को मैंडेटली यानी कंपलसरी तौर पर आरबीआई के साथ रजिस्टर करने के लिए कहा गया है। आरबीआई ने वैसे तो जो क्रेडिट है उसको डीरेगुलेट कर दिया है, लेकिन जब वो चाहेगा तो उस पर किसी प्रकार का रोक लगा सकता है। तो जो भी ये क्रेडिट डिस्पेंशन होगा आरबीआई के पास वो सारा का, तो जो फेयर प्रैक्टिस कोड है वो एनबीएफसीज का है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी कम्युनिकेशन हो, चाहे लोन पेपर्स हों, चाहे नोटिस हों, सारी की सारी चीज़ें वर्नाकुलर लैंग्वेज में होंगी, मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जो कि बोरोवर को क्लियरली समझ में आ सके। ठीक है, ये नहीं कि आपने इंग्लिश में सारे डॉक्यूमेंट्स बना करके और साइन करा लिए। मतलब ये है कि बोरोवर को सारी जानकारी होनी चाहिए जिससे कि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके।
जो भी NBFCs रिकवरी का प्रयास करेंगे उसमें किसी प्रकार का हैरेसमेंट नहीं करेंगे। साथ ही साथ इसमें ग्रीवांस रिड्रेसल का सिस्टम बनाया गया है कि यदि किसी बोरोवर को कोई समस्या है तो उसके लिए जो ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर रहेगा उसका नाम और टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह पब्लिकली पोस्ट होना चाहिए, चाहे वेबसाइट पर हो या ब्रांच लेवल पर हो या ऑफिस लेवल पर हो, जिससे कि उनको मिल सके। यदि 1 महीने में उसकी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होती है तो जैसे RBI में ओम्बड्समैन होता है ना, ठीक उसी तरह से ये भी RBI के रीजनल ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन DNBS के अंतर्गत, जिसके जुरिसडिक्शन में NBFC आ रहा हो वो। RBI ने इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 जो इशू करी है उसके अंतर्गत उसने NBFCs को भी अपने घेरे में ले लिया है, या NBFCs उसमें आते हैं। एक मेजर चेंज ये हुआ है कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं RBI के, वो इसके लिए अपीलेट अथॉरिटी हैं, पहले डिप्टी गवर्नर हुआ करते थे। स्केल बेस्ड रेगुलेशन पर लास्ट ये भी देख लीजिए, हमने शुरू में बात भी करी थी कि 3 लेयर होते हैं ना, टॉप लेयर, बेस लेयर, टॉप लेयर, मिडिल लेयर और बेस लेयर। तो बताया गया कि NBFCs में टोटल 4 लेयर बताए गए, उनके साइज़ और एक्टिविटी और जो भी रिस्क है उसके हिसाब से। तो जो NBFC सबसे लोएस्ट लेयर में आते हैं उनको बोलते हैं NBFC बेस लेयर, जो NBFCs मिडिल लेयर और अपर लेयर में आते हैं उनको बोलते हैं मिडिल लेयर, और जो टॉप लेयर में आते हैं उनको NBFC TL यानी कि NBFC टॉप लेयर बोलते हैं, यानी TL। With this we have come to an end. Hope you like the video. Do like and share the video, comment on the video and subscribe to the channel. Thank you so much for your valuable time.